India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा कवियागोमा। कोर्ट्स राउंडअप में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले डाल लेते हैं एक नजर हेडलाइंस पर। की नियुक्ति मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश देना है गलत। आरक्षण के सिद्धांतों को सभी को समान अवसर के सिद्धांतों के खिलाफ है निर्देश। नौकरी में पिछले दरवाजे से प्रवेश देना लोक सेवा के लिए है अभिशाप। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कहा सुनवाई 15 जुलाई तक पूरी होगी। रेलवे ट्रैक क्रॉसिंग मौत मुआवजे मामले पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा अपनी लापरवाही से अगर हुआ हादसा तो मुआवजा देने के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं। 1984 सिख विरोधी दंगा दोषी सज्जन कुमार को मिली जमानत, लेकिन जेल में ही रहेगा सज्जन। एक और नरसंहार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है सज्जन कुमार। Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के 11,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा मसले पर अहम फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश गलत है। अदालत ने कहा कि आरक्षण के सिद्धांतों पर जोर रहे और सभी को समान अवसर मिले। नौकरी में पिछले दरवाजे से प्रवेश देना लोक सेवा के लिए अभिशाप है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 दशक पुराने विवाद में अस्थायी कर्मचारियों का समावेश करने के दावे के नए सिरे से सत्यापन का निर्देश दिया। एलआईसी में भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलआईसी को बिना उचित प्रक्रिया के 11,000 कर्मचारियों को काम पर रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने माना है कि अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये आरक्षण के सिद्धांतों और सभी के लिए समान अवसर के अनुरूप है। एलआईसी एक सार्वजनिक नियोक्ता है। सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना सार्वजनिक सेवा के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के पार्ट टाइम कर्मचारियों से संबंधित करीब 4 दशक पुराने विवाद पर ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंशकालिक कामगारों द्वारा आवेदनों के एक बैच पर आया। उन्होंने दावा किया कि 1985 से 1991 के बीच एलआईसी में काम किया था, लेकिन मानदंडों के अनुसार वो नियमित नहीं किए गए थे। कोर्ट ने कामगारों के दावों के नए सिरे से सत्यापन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटान किया जाए। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन कामगारों के दावों का सत्यापन किया जाए जो 20 मई 1985 और 4 मार्च 1991 के बीच 2 वर्षों की अवधि में 3 साल की अवधि में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कम से कम 70 दिनों या तृतीय श्रेणी के 85 दिनों के लिए कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PKS बघेल और पूर्व जिला न्यायाधीश और यूपी उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य राजेश शर्मा की एक समिति को सत्यापन के कार्य के लिए नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि सभी व्यक्ति जो मानदंड पर पात्र पाए गए हैं, सेवा के प्रत्येक वर्ष या उसके हिस्से के लिए 50,000 रूपए की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। मुआवजे का भुगतान बहाली के बदले में होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह के अवशोषण
होने से पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलेगा, जो सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांत को नकारता है। LIC एक वैधानिक निगम होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 16 कोई भेदभाव नहीं के जनादेश से बाध्य है। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में निगम की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और खुली प्रक्रिया के संवैधानिक मानक को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पात्रता की सीमा को पूरा करने वाले सत्यापित श्रमिकों के दावों को सभी मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के द्वारा समाहित करने के बजाय मौद्रिक मुआवजे के पुरस्कार द्वारा हल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले को संविधान पीठ को सौंपने पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामला 5 जजों की बेंच को भेजा जाता है तो भी सुनवाई 15 मई तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। बता दें कि दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी। पिछली साल केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में संशोधन के बाद से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार LG यानी उपराज्यपाल के पास है। गौरतलब हो कि पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ये मामला दिल्ली अधिनियम से हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अभी सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं को कौन नियंत्रित करे और इस मुद्दे को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जाए या नहीं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सिविल सर्विसेज पर नियंत्रण को लेकर दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इससे पहले दिल्ली सरकार बनाम केंद्र की लड़ाई पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और पूरी दुनिया भारत को दिल्ली की नजर से ही देखती है। वहीं दिल्ली सरकार ने केंद्र के रुख पर आपत्ति जताई। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 239 AA की व्याख्या करते हुए बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, इसलिए ये आवश्यक है कि केंद्र के पास लोक सेवकों की नियुक्तियों और तबादलों का अधिकार हो। दिल्ली भारत का चेहरा है। दिल्ली के कानूनों के बारे में आवश्यक विशेषता इस बात से निर्देशित है कि इस देश की महान राजधानी को कैसे प्रशासित किया जाएगा। ये किसी विशेष राजनीतिक दल के बारे में नहीं है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने तर्क दिया, केंद्र के सुझाव के मुताबिक मामले को बड़ी पीठ को भेजने की जरूरत नहीं है। पिछली 2-3 सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार इस मामले को संविधान पीठ को भेजने के लिए बहस कर रही है। बालकृष्णन समिति की रिपोर्ट पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे खारिज कर दिया गया था। गौरतलब है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार केंद्र पर राजधानी के प्रशासन को नियंत्रित करने और लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के फैसलों में उपराज्यपाल के जरिए व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाती रही है। सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने 2018 में फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था का प्रशासन केंद्र के जिम्मे है। बाकी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के अधीन हैं। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया है कि 2018 के फैसले का ये मतलब नहीं था कि दिल्ली सरकार को भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। वहीं इस मामले में दिल्ली गवर्नमेंट की दलील है कि उपराज्यपाल के जरिए एक चुनी हुई सरकार के फैसलों में लगातार हस्तक्षेप कर केंद्र संविधान के संघीय ढांचे को नष्ट कर रहा है और दिल्ली विधानसभा को अर्थहीन कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर सुप्रीम कोर्ट वर्तमान में पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए घरेलू हिंसा के प्रावधानों के क्रियान्वयन में कमी को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। एनजीओ वी द वुमेन की ओर से दायर याचिका में कानून के क्रियान्वयन की कमी पर चिंता जताई गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की नियुक्ति में भी खामियां हैं, जो शिकायतों की निगरानी करने और महिलाओं को मदद देने के लिए है। आमतौर पर मामलों की सुनवाई में लंबा समय लगता है और अदालतों द्वारा पारित आदेशों को ठीक से लागू नहीं किया जाता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 21 अप्रैल 2022 को पूरे देश में केवल 3,637 प्रोटेक्शन अफसर हैं, जिनमें से 2,426 राजस्व या पुलिस अधिकारी हैं, जिन्हें डीवी एक्ट के मामलों को लेने के लिए अतिरिक्त प्रभाव दिया गया है।
इस साल 25 फरवरी को सुनवाई के दौरान जस्टिस यू ललित, एस रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि यदि सभी नहीं तो कुछ राज्यों में स्थिति संतोषजनक नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कई राज्यों ने राजस्व अधिकारियों या भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों को सुरक्षा अधिकारी के रूप में नॉमिनेशन के लिए सिलेक्ट किया है। कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी रूप में राजस्व या प्रशासनिक अधिकारी अपना समय नहीं दे पाएंगे। पीठ ने यह भी कहा कि अधिकांश राज्यों में नियुक्त अधिकारियों की संख्या राज्य के भौगोलिक फैलाव और जनसंख्या की तुलना में बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से ये भी विचार करने के लिए कहा था कि क्या सुरक्षा अधिकारियों के एक अलग कैडर की भर्ती की जानी चाहिए और ऐसे पोस्ट के लिए योग्यता और प्रशिक्षण क्या हो सकता है। राज्यों की ओर से पेश की गई प्रतिक्रिया के अनुसार 28 राज्यों में से 18 और 8 में से 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस मुद्दे का उत्तर नहीं दिया। कुछ राज्यों ने सिफारिश की है सुरक्षा अधिकारियों का एक अलग कैडर बनाया जा सकता है। बता दें कि डीवी एक्ट 2005 में लागू हुआ है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने साल 1984 के सिख विरोधी दंगे के दौरान सरस्वती विहार के एक मामले में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सज्जन कुमार को बिना अनुमति देश न छोड़ने का निर्देश दिया। स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सज्जन कुमार को जमानत देने का आदेश दिया। इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद सज्जन कुमार जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि वो एक अन्य मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश M.K. नागपाल ने 1 लाख के जमानत मुचलके पर राहत की अनुमति दी। कुमार हालांकि जेल में ही रहेगा क्योंकि वो नरसंहार से संबंधित एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उठाई गई आकांक्षाओं जैसे कुमार को प्रभावित करने या गवाहों को धमकाने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने, जमानत पर रिहा होने पर फरार होने जैसी आशंकाओं को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि पूर्व विधायक को दंगा करने के इसी तरह के एक मामले में दोषी ठहराया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इसी अदालत ने 4 दिसंबर 2021 को जेल में बंद कांग्रेस नेता के खिलाफ हत्या और दंगा करने के आरोप तय करने का आदेश दिया था। मामला 1 नवंबर 1984 का है, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के राजनगर में सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे दंगाइयों की भीड़ ने पीड़ितों के राजनगर इलाके स्थित घर पर सरियों और लाठियों से हमला कर दिया था। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक इस भीड़ का नेतृत्व सज्जन कुमार कर रहे थे, जो उस समय बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। शिकायत के मुताबिक सज्जन कुमार ने भीड़ को हमला करने के लिए उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने सरदार जसवंत सिंह और सरदार तरुणदीप सिंह को जिंदा जला दिया। भीड़ ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी भी की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने माना कि रेलवे अधिनियम की धारा 124A के तहत रेलवे ट्रैक पार करने में अपनी लापरवाही से होने वाली यात्री की मृत्यु होने पर रेलवे क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। जस्टिस जी अनुपमा चक्रवर्ती ने कहा कि मुआवजा तभी दिया जाएगा जब अप्रिय घटना का मामला बनता है। पीठ ने कहा कि मृतक के बेटे के मौखिक साक्ष्य से पता चलता है कि दुर्घटना मृतक द्वारा ट्रैक पार करने की लापरवाही का परिणाम थी, इसलिए अपीलकर्ता रेलवे से किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं है। मई 2018 को मृतका अपने परिजनों के साथ हावड़ा तिरुपति एक्सप्रेसवे ट्रेन में सवार हुई थी। कुंदुकुरु जाने के क्रम में वो प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गई और जब मृतका ने प्लेटफॉर्म पर चढ़ने का प्रयास किया तो कवाली की ओर से ट्रेन नवजीवन एक्सप्रेस बिना सीटी बजाए अचानक आ गई और जब मृतका पीछे की ओर बढ़ी तो साड़ी उलझने के कारण वो चल नहीं सकी। इससे वो नीचे गिर गई और ट्रेन से उसे टक्कर लग गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसलिए आवेदकों ने रेलवे से 8 लाख रुपए का मुआवजे का दावा किया। ट्रिब्यूनल ने मुआवजे की अर्जी खारिज कर दी। रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल सिकंदराबाद द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई थी। अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल के समक्ष दावेदार है। अदालत ने पाया कि मृतक की मौत ट्रेन से दुर्घटनावश गिरने के कारण नहीं हुई थी ताकि इसे एक अप्रिय घटना करार दिया जा सके। मृतक के बेटे ने जिरह में भी स्वीकार किया कि घटना उसकी मां की लापरवाही के कारण हुई। इसके कारण मृतक ने रेलवे स्टेशन से फुटओवर ब्रिज का उपयोग नहीं किया, इसके बजाय रेलवे ट्रैक को पार किया, जो कि आपराधिक अतिचार भी होगा।
अदालत ने माना कि इस मामले में आवेदक ये साबित करने में विफल रहे कि मृतक की मृत्यु एक अप्रिय घटना के कारण हुई थी, इसलिए अपीलकर्ता रेलवे से किसी भी मुआवजे के हकदार नहीं है और अपील को खारिज कर दिया गया है। तो वहीं बॉम्बे हाई कोर्ट ने न्यूज नेशन नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड को अपने चैनलों पर शोमारू एंटरटेनमेंट लिमिटेड की सामग्री का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। न्यायमूर्ति एनजे जमादार ने कहा कि दोनों कंपनियों के बीच लाइसेंस समझौते को समाप्त करने के आलोक में समाचार चैनल द्वारा शेमारू की सामग्री का आगे उपयोग करने से पूर्व की अपूर्ण्य क्षति होगी। एकल न्यायाधीश ने माना कि शेमारू विज्ञापन अंतरिम राहत के हकदार थे और न्यूज नेशन को अपने चैनलों पर इसकी सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। मामले को 9 जून को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। दोनों कंपनियों ने 19 जुलाई 2019 को एक गैर अन्य समझौता किया था, जिसमें चैनल को 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 तक अपने चैनलों पर शेमारू एंटरटेनमेंट के स्वामित्व वाले ऑडियो विजुअल गाने क्लिप, दृश्यों और संवाद क्लिप को प्रसारित करने की अनुमति दी थी। एकल न्यायाधीश ने माना कि शेमारू विज्ञापन अंतरिम राहत के हकदार थे और न्यूज नेशन को अपने चैनलों पर इसकी सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। शेमारू का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता रश्मिन खांडेकर ने तर्क दिया कि प्रतिवादी ने पहले एक शुल्क के लिए वादी की सामग्री के शोषण के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था। अब वह अनुबंध समाप्त होने के बाद उचित उपयोग डोमेन के तहत सामग्री के शोषण का दावा नहीं कर सकता है। एकल न्यायाधीश ने कहा कि ये अन्य बातों के साथ बशर्ते कि वैध लाइसेंस के बिना वादी की सामग्री का उपयोग वादी के कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। अदालत ने कहा कि ये साबित करने का भार प्रतिवादी पर है कि सामग्री का उपयोग वर्तमान घटनाओं की रिपोर्ट करने के उद्देश्य से किया गया था। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्ष के रूप में ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 8 पदों के लिए मतदान हुआ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी कार्यकारी समिति के लिए बुधवार को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह को अध्यक्ष प्रेसिडेंट और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप कुमार राय को उपाध्यक्ष चुना गया। प्रदीप राय लगातार दूसरी बार उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कई चीजें जो पहले से हो रही थी उनको आगे बढ़ाना है, जैसे कि हमारी मीडिएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा एयर टिकट डिस्काउंटिंग स्कीम है, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर का के अलावा कंफर्मेशन टिकट्स के वो स्कीम है हमारी। इसके बाद हमारा एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज है हमारी, फिर हमारी आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। तो हर दिन हमें कुछ न कुछ नया करना है और पूरे साल का जो कैलेंडर है वो हमारा पहले से ही तैयार है कि कैसे हमें काम करना है। बार को अपनी आमदनी खुद जनरेट करनी चाहिए और वो जो आमदनी बार की है उससे सारे मेंबर्स का ख्याल हो जाता है। अगर आप बार के मेंबर्स का ख्याल नहीं कर सकते और सीनियर्स के ऊपर हाथ फैलाते रहेंगे तो उससे बहुत कोई अच्छी बात नहीं होगी। तो हमारी पहली कोशिश ये है कि सीनियर्स के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, बार अपनी आमदनी ऐसी कर ले कि बार की आमदनी से ही बार का काम चल सके। प्रदीप राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी वरिष्ठ अधिवक्ता सुकुमार पटजोशी को हराकर करीब 970 मत प्राप्त किए। वहीं सुकुमार पटजोशी को करीब 711 मत प्राप्त हुए। बार एसोसिएशन के चुनाव में एससीबीए के 1850 से अधिक सदस्यों ने मतदान किया था। उपाध्यक्ष पद के लिए सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय, सुकुमार पटजोशी और एडवोकेट एस सदाशिव रेड्डी मैदान में थे। प्रदीप राय की विजय होने पर वकीलों में खुशी दिखी। इन्होंने जो काम किया वो आज तक के हिस्ट्री में किसी वाइस प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात है, ये पॉजिटिव सोच रखते हैं और पॉजिटिव काम करते हैं और इसी में विश्वास रखते हैं और इसी के लिए जीते। देखिए यहाँ पे जो ना व्यक्तित्व के लोगों का जो चुनाव हुआ है, अच्छे व्यक्तित्व में विद्वान लोगों ने चयनित किया है। इसमें विद्वान लोगों में भी प्रदीप राय और विद्वान है और उनको जीत की हम बधाई देते हैं। वो बहुत ही विस्तृत तरीके से सोचते हैं और सबके कल्याण की बात करते हैं। ये उनमें बहुत ही अच्छाई है जो बार को बहुत मजबूत बनाना चाहते हैं।
पिछले साल के चुनाव में प्रदीप कुमार राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी एसबी उपाध्याय को 369 मतों से शिकस्त दी थी। सचिव पद पर एडवोकेट राहुल कौशिक ने वर्तमान में सचिव अर्दुमौली कुमार प्रसाद को हराया। इस मुकाबले में राहुल कौशिक को 560 जबकि अर्दुमौली कुमार प्रसाद को 416 वोट प्राप्त हुए। संयुक्त सचिव, कोषाध्यक्ष, संयुक्त कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकारी सदस्य और कार्यकारी सदस्य के पदों पर भी चुनाव संपन्न हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.